हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सर, आपके इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर की मशीन सेकेंड को लेके आया हूं, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है सिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का जो टॉपिक है वह कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर है, यानी जो अल्टरनेटर है उसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में। तो आपको यही बता देना चाहता हूं कि आपको जो कंस्ट्रक्शन बताया गया था सिंक्रोनस मोटर का, वो सेम कंस्ट्रक्शन किसका है? अल्टरनेटर का है। बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, उसके रोटर और स्टेटर को इंटरचेंज किया गया है। तो देखिए यहां पे क्या आप करते हैं, जो आपका अल्टरनेटर है, ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटर में आपको ईएमएफ जनरेट करना होगा और ये भी एक सिंक्रोनस मशीन है, यानी अल्टरनेटर भी एक फिक्स्ड स्पीड एनएस पर ऑपरेट होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक ऐसी मशीन है जो कि एनएस गति पर प्रचालित होती है, यानी सिंक्रोनस स्पीड पर ऑपरेट होती है। तो इस मशीन को आप सिंक्रोनस मशीन कहेंगे, लेकिन यह एक ईएमएफ जनरेटिंग मशीन है, इस वजह से इसे सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे इसे? सिंक्रोनस जनरेटर, जिसे अल्टरनेटर के नाम से जाना जाता है। तो हमें प्रोड्यूस करना है ईएमएफ को, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या चाहिए? ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए यहां पे चाहिए होगा आपको एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एक रोटर। ठीक, यहां पे हमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ये 3 फेज एसी सप्लाई होगी, यानी जो प्रोड्यूस होगा वो कहां प्रोड्यूस होगा? तो वो आपके होगा स्टेटर में। स्टेटर में आपका ईएमएफ मिलेगा यहां पे। उसकी भी वजह बताते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सेकेंड ईयर में जो पढ़ा होगा डीसी जनरेटर, उसमें आपका ईएमएफ रोटर पर मिलता था। ठीक है दोस्तों, और यहां पे हम बोल रहे हैं कि यहां पे स्टेटर पर ईएमएफ मिलेगा। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप वहां पे जानते होंगे कि जो मोटर की ईएमएफ की वैल्यू है वो डिपेंड करती है स्पीड पर। ठीक है दोस्तों, स्पीड पर निर्भर करती है। जैसा कि आप लोग डीसी मोटर में भी पढ़े हो, सॉरी जनरेटर में भी पढ़े होंगे कि ईएमएफ डिपेंड करता है स्पीड पर। और जो आपके डीसी सप्लाई होती है, डीसी जनरेटर है, उसकी वोल्टेज वैल्यू कम जनरेट होती है और उसका यूज भी कम वोल्टेज पर होता है। लेकिन जो आपके इंडियन जनरेटिंग स्टेशन है वो डीसी ही जनरेट करते हैं, लेकिन अगर हमें एसी का यूज करना होता है तो वो एसी आपका क्या होगा? अल्टरनेटर के द्वारा जब जनरेट करेंगे तो उसके ईएमएफ की वैल्यू हाई यूज की जाती है। तो हाई यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके रोटर को हाई स्पीड पे चलाना होगा, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यानी जनरेटेड जो ईएमएफ होगा वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है उसके रोटर की स्पीड पर। यानी कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है दोस्तों, किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपका कोई भी कंडक्टर रहता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लीजिए ऐसे कोई कंडक्टर है ये, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है दोस्तों, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में है और इसे रोटेट कराते हैं। ठीक है, रोटेट कराएंगे तो इसकी स्थिति कभी इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से हो जाएगी, ये इसके पैरेलल आ जाएगा, कभी ये रोटेट करता हुआ फिर इस स्थिति में आ जाएगा। ये यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे था, रोटेट करके यहां आया, फिर ये यहां से रोटेट करके इस स्थिति में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये इस डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से कंडक्टर जो कि इसी मैग्नेटिक फील्ड में है वो ऐसे कभी होगा, कभी रोटेट करते हुए पैरेलल उसके हो जाएगा, फिर उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस तरीके से वो रोटेट करता है। ऐसी स्थिति में जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रोटेट कराया जाता है या मूव कराया जाता है, घूर्णन कराया जाता है, तो वो उसके नंबर ऑफ फ्लक्स को कट करता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स को या बल रेखाओं को कट करता है। और जब किसी चालक के द्वारा बल रेखाओं को, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को काटा जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? उसमें क्या उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अल्टरनेटर के प्रोसेस में हमें चाहिए कि अल्टरनेटर हायर ईएमएफ जनरेट करे, यानी उच्च विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति करे, जिसके लिए हमें उसके रोटर को हायर स्पीड पे चलाना होगा। और ये ध्यान दीजिए कि अगर हम रोटर में नंबर ऑफ कंडक्टर्स, जो कि जेड की वैल्यू होती है, आपका ईएमएफ इस पर भी निर्भर करता है।
अगर हम ईएमएफ के हायर जनरेट करने के लिए नंबर ऑफ कंडक्टर्स की संख्या इसके रोटर में हाई कर दें, यानी ज्यादा कर दें, मान लीजिए इसमें पूरे रोटर भर, ठीक है, उसमें कंडक्टर हमने कर दिया, लेकिन उस कंडक्टर्स की संख्या बढ़ाने की वजह से ईएमएफ बढ़ेगा, लेकिन दूसरा फैक्टर जो कि ईएमएफ पर निर्भर करता है, स्पीड, वो कम हो जाएगी। वजह ये क्योंकि कंडक्टर्स की संख्या बढ़ने पर उसके वजन में भी वृद्धि होगी और उसके वेट में जब इंक्रीज होगा तो वेट इंक्रीज होने की वजह से उसके रोटर की स्पीड कम हो जाएगी। तो हम जो ईएमएफ बढ़ाना चाहते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स की संख्या इंक्रीज करके, वो उसकी स्पीड को वेट की वजह से ये स्पीड को क्या करेगा, इफेक्टेड करेगा और रोटर की स्पीड उतनी नहीं हो पाएगी कि हमारा ईएमएफ जितने कंडक्टर के लिए यूज किया गया है कि हायर ईएमएफ जनरेट करे, वो उतना नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमें जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं उन्हें हायर रखने के लिए हम जो आर्मेचर पोर्शन होता है, जिसपे हमें फाइंड आउट करना होता है मशीन का वह भाग जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, यहां पे अल्टरनेटर है जिसमें ईएमएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आर्मेचर कहलाएगा जिसपे हम ईएमएफ प्राप्त करना चाहेंगे। उसे क्या करेंगे, स्टेटर वाले पोर्शन पे रखेंगे। स्टेटर पोर्शन पे रखेंगे, जेड की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो क्या उसकी स्पीड में कोई अंतर आएगा, क्योंकि वो पहले से ही स्टैटिक है, स्थिर भाग है, वो कंडक्टर्स यहाँ पे स्थिर रहेंगे। ये देखिए ऐसे कंडक्टर इसके स्टेटर में स्थिर रहेंगे, कंडक्टर स्थिर रहेंगे और इस कंडक्टर के चारों तरफ ये जो डीसी सप्लाई है एन एस ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जो कि डीसी एक्साइटर के द्वारा चलता है, जैसा कि आपको सिंक्रोनस मोटर में बताया गया था कि आपके रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो एक डीसी शंट जनरेटर के द्वारा ऑपरेट होता है और उससे ही स्थायी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। उसके द्वारा हम इसे सिंक्रोनस स्पीड पे चलाएंगे, इसके रोटर को ईएमएफ देंगे और इसे शुरुआत में इसे चलाएंगे। जब इसे चलाएंगे तो चलाने की वजह से इसके द्वारा बल रेखाएं निकलेंगी, ये बल रेखाएं निकलेंगी, इनके पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी और ये मैग्नेटिक लाइन स्टेटर पर जो हम कंडक्टर स्थापित किए हैं, ठीक है, उन्हें क्या करेगा, वो कट करेगा। जब रोटर में डीसी सप्लाई डीसी शंट जनरेटर के द्वारा दे करके इसे रोटेट कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में स्टेटर रोटर के द्वारा जो बल रेखाएं निकलेंगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स निकलेगा, वो क्या करेगा, स्टेटर के कंडक्टर को कट करेगा और जब वो स्टेटर का कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या फ्लक्स से कट होगा तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ऐसे में आपकी स्पीड भी प्रभावित नहीं हो रही है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक लाइंस को जनरेट करने के लिए कम ही रोटर वाइंडिंग रखनी होगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड हायर रहेगी। कंडक्टर्स की संख्या ज्यादा रखना होगा तो वो स्टेटर पे रख लेंगे, जिससे आपका स्पीड प्रभावित नहीं होगा। तो इस स्थिति में जब हम आर्मेचर को स्टेटर पे रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को रोटर पे रखते हैं, तो हम हायर ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं अल्टरनेटर में। ठीक है दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से बनता है। इस वजह से इसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग की जाती है। आपके मैग्नेटिक फील्ड को इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और आपके ईएमएफ को स्टेटर पर, यानी स्टेटर पे हमारा क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा और हमारे रोटर पे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग होती है कि हमें किस पर, यानी किस भाग पर क्या प्राप्त करना है या देना है। हम यहां पे जो ईएमएफ जनरेट करेंगे वो मिलेगा स्टेटर पे और जो हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे वो रोटर के द्वारा, डीसी शंट जनरेटर के द्वारा होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम देंगे वो फील्ड आपकी दो प्रकार के रोटर के द्वारा होगी। एक को बोलेंगे सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब ये सिलेंडर की भांति होगा, इसकी लंबाई एक्सियल लेंथ इसकी ज्यादा होगी और इसका पेरिफेरा यानी परिधि कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो वो इस प्रकार की संरचना होगी। इसमें देखिए बाहर पोल्स नहीं निकले हैं, कंडक्टर इस तरीके से यहां पे है, ये कंडक्टर्स हैं रोटर के, ये नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट करेंगे वाइंडिंग के द्वारा। ये सिलेंड्रिकल है, इसमें उभरे हुए भाग नहीं रहेंगे, ये स्मूथ होता है, इस वजह से इसकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि स्टेटर और रोटर के बीच में उपस्थित जो एयर है वो इसके स्मूथ सिलेंडर को ज्यादा अवरोध नहीं देता, ज्यादा अपोज नहीं करता। इस वजह से यहां पे रोटर की स्पीड हायर होती है। ये यूज किया जाता है 1500 आरपीएम से लेके 3000 आरपीएम तक। ठीक है दोस्तों, कहां तक, 3000 आरपीएम तक यूज होगा, 1500 आरपीएम से लेकर के 3000 आरपीएम तक यूज होगा, जिसकी स्पीड क्या होगी, हायर होगी। इसे
टर्बो अल्टरनेटर में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं दोस्तों? टर्बो अल्टरनेटर में। ठीक है, ये टर्बो अल्टरनेटर में यूज होगा। और ये जो होगा आपका सैलिएंट टाइप रोटर, वो सैलिएंट टाइप रोटर यूज होता है आपके लो स्पीड में, यानी ये 500 आरपीएम 300 आरपीएम से लेकर के 500 आरपीएम तक यूज किया जाता है। कौन? आपका सैलिएंट टाइप रोटर। ठीक है दोस्तों, ये लो स्पीड के लिए, लो स्पीड यानी इसमें ईएमएफ भी कम होगा, हायर स्पीड इसमें ईएमएफ ज्यादा होगा। तो इस प्रकार के आपके अल्टरनेटर के कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से हल्का सा समझा देते हैं। आपका इसमें स्टेटर होगा, स्टेटर में आपके जो पार्ट्स बताए गए थे वो कंस्ट्रक्शन सेम है। किसके? सिंक्रोनस मोटर के और अल्टरनेटर के। आपको अगर कंस्ट्रक्शन लिखना होगा तो आप दोनों कंस्ट्रक्शन सेम लिखोगे। क्या लिखोगे? स्टेटर, जो कि बस इसमें अंतर यही करना, जो मेन डिफरेंस है वो हम आपको बता चुके हैं। स्टेटर लिखेंगे अगर अल्टरनेटर के लिए तो इसमें आप लिखोगे स्टेटर एक ऐसा स्टैटिक पोर्शन है जिसमें स्टेटर वाइंडिंग, पोल कोर और जो एंड कवर, फ्रेम, ये सब चीजें होती हैं जिसके द्वारा ईएमएफ जनरेट किया जाता है। या फिर आप वो भी लिख सकते हो कि उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो जो प्रोसेस है जो इसमें आपको ये बताया गया है कि इसके द्वारा ईएमएफ मिलेगा और वो सब चीजें आपके डीसी मोटर की है। आप अल्टरनेटर के लिए यही प्रोसेस लिखोगे कि स्टेटर के द्वारा ईएमएफ जनरेट किया जाएगा जो कि स्टैटिक होगा। इसमें पोर्शन क्या होंगे? आपका योक, या फिर इसे ही क्या कहते हैं? मोटर फ्रेम। ठीक है दोस्तों, ये लिखेंगे। आपका ये हो गया। दूसरा क्या था इसका? कोर। कौन सा कोर? आप स्टेटर की बात कर रहे हो तो स्टेटर कोर। तीसरा वाइंडिंग, किसकी वाइंडिंग? स्टेटर की वाइंडिंग। ठीक है, चौथा क्या था? एंड कवर, एंड कवर, या इसे ही एंड प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और स्टैटिक में क्या होगा? आपका टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, वो जिससे सप्लाई ली या दी जाएगी, वो टर्मिनल बॉक्स जिसके द्वारा कनेक्शन किया रहेगा। ये हो गया आपका स्टेटर का पोर्शन। और रोटर, रोटर में क्या रहेगा? रोटर में आपके रोटर कोर होंगे। ठीक है, कोर होगा, वाइंडिंग होगी, और क्या होगा? रोटर में शाफ्ट होगा। आपका रोटर में ही क्या होगा? फैन लगा होगा। ये सब आपके रोटर के भाग हैं। ठीक, तीसरा पोर्शन आपका एक्साइटर। एक्साइटर क्या होता है? ये शंट जनरेटर होता है। कौन सा जनरेटर? डीसी शंट जनरेटर। ठीक है दोस्तों, ये डीसी शंट जनरेटर होता है। क्या करता है ये फ्लक्स की उत्पत्ति करता है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार से आपका कंस्ट्रक्शन हो गया अल्टरनेटर का। 3 पोर्शन होंगे। स्टेटर जो कि ईएमएफ जनरेट करेगा, किन पार्ट से बना होगा? योक, कोर, वाइंडिंग, एंड कवर और टर्मिनल बॉक्स। ठीक है दोस्तों, इतने पार्ट होंगे इसके। रोटर में क्या होगा? तो कोर होगा, वाइंडिंग होगी, शाफ्ट होगा और फैन होगा। ये आपके होंगे। तीसरा पोर्शन आपका आता है एक्साइटर। डीसी शंट जनरेटर होता है जो कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स ये प्रोड्यूस करेगा। और रोटर 2 प्रकार के होंगे, जैसा कि हमने इंडक्शन मोटर में पढ़ा था कि उनके इन्हीं पार्ट्स को मिलाकर के वो 2 प्रकार का बनता था, स्क्वायरल केज टाइप और वाउंड रोटर या स्लिप रिंग टाइप। वैसे ही यहां पे आपके अल्टरनेटर की गति को कम या ज्यादा यूज करने के लिए 2 प्रकार के अल्टरनेटर यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? सैलिएंट पोल टाइप। आप देख सकते हो सैलिएंट पोल टाइप कौन सा है? ये सेकेंड वाला सैलिएंट पोल है। सैलिएंट पोल है जो कि 300 आरपीएम से लेकर के 500 आरपीएम तक यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगला जो आपका आता है ये आपका सेकेंड वाला है सिलेंड्रिकल टाइप। तो सिलेंड्रिकल ये हो गया 300 से 500, 300 से 500 ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। ये है आपका 300 से 500। ठीक है, आपका सेकेंड वाला कितने पे है? तो ये है आपका 1500 से 3000 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन है आपकी। ये 2 प्रकार के कंस्ट्रक्शन है अल्टरनेटर के। तीसरा पोर्शन एक्साइटर बता ही दिया, डीसी शंट जनरेटर होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये 2 प्रकार के हो गए आपके अल्टरनेटर के रोटर। अब अगला टॉपिक पे बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको आराम से हो जाएगा चीजें, स्टेटर, रोटर और एक्साइटर। स्टेटर ईएमएफ जनरेट करेगा, इसके पार्ट क्या थे अभी बता दिए। चीजें लिखने की टेंशन आप लोग ना लीजिएगा, ये चीजें आपको पीडीएफ में मिलेंगी,
ये निश्चिंत रहिए, सब चीजें समझ में आएगी। बस यहाँ समझने की कोशिश करिए, हर एक टॉपिक आपको सही से समझ में आना चाहिए। तो चीजों को देखिए, नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ये रोटर हो गया। रोटर क्या करेगा? चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करेगा। एक्साइटर क्या करेगा? ये ही आपका चुंबकीय बल रेखाएं इसके थ्रू होगा। किसके थ्रू? डीसी शंट जनरेटर के थ्रू, डीसी शंट जनरेटर के थ्रू, ठीक है दोस्तों। इसके ही द्वारा, एक्साइटर के द्वारा ही बल रेखाएं आपके रोटर पे पहुंचेंगी, रोटर की वाइंडिंग में पहुंचेंगी। ये वाइंडिंग्स है, यहाँ पे आखिर ईएमएफ कहां से मिलेगा? वाइंडिंग तो कर दी जाएगी आपकी कॉपर की, लेकिन उसमें सप्लाई कहां से पहुंचेगी ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सके? तो वो सप्लाई किसके द्वारा पहुंचेगी? ये एक्साइटर, डीसी शंट जनरेटर के द्वारा, ठीक है। इसके शाफ्ट पर ही डीसी शंट जनरेटर लगा रहेगा, जिसके द्वारा ये ईएमएफ मिलेगा इसको, और ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न कर सकेगा, ठीक है। और जब ये बल रेखाएं घूमेंगी, कंडक्टर को कट करेंगी, तो आपके इस स्टेटर पोर्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा। तो अगला टॉपिक, प्रत्यावर्तक की विद्युत वाहक बल समीकरण, यानी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। आपको पता है अल्टरनेटर एक प्रत्यावर्तक है, तो इसके ईएमएफ जो होंगे वो क्या होंगे? अल्टरनेटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे 0, पाई और 2 पाई, ठीक है दोस्तों। और इसके फ्लक्स के क्या वैल्यू होगी, यानी इसका ईएमएफ क्या होगा? फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताए हैं कि आपके करंट का इक्वेशन होता है आई इज इक्वल टू आई मैक्स और साइन ओमेगा टी। ये करंट के कारण ही आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इस वजह से इसी को ये फॉलो करता है। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई मैक्स और साइन ओमेगा टी, ठीक है दोस्तों, साइन ओमेगा टी। ये सेम इक्वेशन इसका बनता है जब हम फर्स्ट चैप्टर इंडक्शन मोटर का फर्स्ट चैप्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी प्रेरण मोटर का घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे थे उस समय, और इसकी वैल्यू क्या आई थी सिंगल फेज की कंपेयर में इंडक्शन मोटर में? 1.55 एम, ठीक है दोस्तों, क्या आई थी? 1.55 एम, यानी सिंगल फेज की तुलना में 3 फेज इंडक्शन मोटर की मैग्नेटिक फील्ड 1.5 गुना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है ईएमएफ इक्वेशन। अभी पिछले जो फिगर था आपका, इसमें ये चीजें पता चलें कि ईएमएफ जनरेट जब होगा तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे एक कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है, केवल एक कंडक्टर को इमेजिन करते हैं। इस कंडक्टर को अगर कोई एक पोल, इसमें समझिए, सही से समझ में आ जाएगा, ये कंडक्टर हो गया, और कोई एक पोल, केवल इस पोल को समझिए। यदि एक कंडक्टर को कोई एक पोल कट करे तो आपका 5 फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इसके द्वारा, एक कंडक्टर को। अगर एक ही कंडक्टर को ये इतने पोल, जो कि P नंबर ऑफ पोल्स, यहां पे तो 4 है, हम मानते हैं ईएमएफ इक्वेशन ड्रॉ किया जा रहा है, वो डेरिवेट किया जा रहा है, तो किसी भी नंबर ऑफ पोल्स के लिए होगा। तो मानते हैं कि यदि P नंबर ऑफ पोल्स के लिए, P नंबर ऑफ पोल्स के लिए अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे में P नंबर ऑफ पोल्स कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे? तो अगर एक पोल प्रोड्यूस करता है 5 फ्लक्स, तो P कितना करेंगे? 5P, ठीक है। और वो आपका 5P प्रोड्यूस कर रहा है, और जो चक्कर काट रहा है यहां पे, ये रोटेट कर रहा है, उसमें आपका अगर T सेकेंड लगता है, कितना लगता है? T सेकेंड, तो ऐसे में आपका EMF किसी एक कंडक्टर में कितना आएगा? d∅dt। तो नंबर ऑफ P पोल्स कितना करेंगे? तो 5P, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा 60/n सेकेंड, तो ये हो जाएगा 60/n सेकेंड। ये तो टाइम है यहाँ पे, ये ईएमएफ हो जाएगा वोल्ट। ये किसके द्वारा है? किसी एक कंडक्टर के द्वारा। तो जब एक कंडक्टर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे n हो गई, एक कंडक्टर के द्वारा बात की गई है। और यदि यहाँ पे इसको सही से कर लेते हैं, ये n ऊपर चला जाएगा 5Pn/60, और n की वैल्यू आपको पता है, n इज इक्वल टू क्या होता है?
तो n इज इक्वल टू 120f अपॉन p। क्या होता है दोस्तों? n इज इक्वल टू 120f अपॉन p। तो यहां पे इसे पुटअप कर देंगे, 5p n की जगह 120f अपॉन 60 पहले से है p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 60 से 120, तो ये क्या हो जाएगा 2p 5 यहाँ पे बचेगा। p से p कैंसिल आउट, देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो 2 आ जाएगा, 25f, p नहीं रहेगा, 25f। ठीक है दोस्तों, p आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 25f। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू मिलता है, क्या मिला? EMF किसके द्वारा? किसी एक कंडक्टर के द्वारा। ठीक है, किसी एक कंडक्टर के द्वारा क्या मिलता है? किसी एक कंडक्टर के द्वारा मिलेगा आपका 25f। तो एक कंडक्टर के द्वारा EMF, वन कंडक्टर EMF कितना होगा? ये डेरिवेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा, बस यहां पे समझने की कोशिश करिए। 5f 25f। ठीक है, इतना वोल्ट आपको मिला किसके द्वारा? एक कंडक्टर के द्वारा। यदि यहां पे Z कंडक्टर हो तो Z कंडक्टर के द्वारा EMF कितना मिलेगा? तो ये हो जाएगा 25FZ। ठीक, और आपको पता है कि Z में 2 टर्मिनल होते हैं, एक कंडक्टर में 2 टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे ये 1 और ये 2। आपका ये हो गया पूरा, तो यहाँ पे Z की जगह पे क्या रखेंगे? 2t। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25f इंटू 2t। तो ये क्या बन जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 4 5f t वोल्ट। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? एक बार फिर से इतना देख लेते हैं पहले, इतना क्या चीज है। हाँ, तो यहां देखते हैं, किसी अल्टरनेटर में किसी एक कंडक्टर को कोई एक पोल कट करता है, तो ऐसे में 5 फ्लक्स उत्पन्न होता है। उसी एक कंडक्टर को यदि p पोल्स कट करेंगे तो टोटल फ्लक्स कट कितने होंगे उस कंडक्टर में? 5p। और इसको रोटेट करने में, एक चक्कर रोटेट करने में कितना समय लगेगा? तो आपका t सेकेंड लगेगा। अगर वो t सेकेंड लगता है तो n नंबर आप चक्कर काट रहा है, तो t सेकेंड की वैल्यू कितनी आएगी? dt इज इक्वल टू 60/n। ठीक है, और हमें EMF का फॉर्मूला पता है, ये EMF इज इक्वल टू d∅/dt। d∅ की वैल्यू 5p, पोल p है, फ्लक्स 5 है। तो एक कंडक्टर के द्वारा 5 फ्लक्स अगर कट होता है एक पोल से, तो p पोल्स के द्वारा 5p। ठीक है, उसी एक कंडक्टर के द्वारा एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो समय कितना होगा? dt की वैल्यू 60/n सेकेंड। ठीक है, तो d∅/dt के अकॉर्डिंग 5p अपॉन t की वैल्यू 60/n, ये चीज आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां पे केवल एक कंडक्टर की बात की गई है। उसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू पुटअप कर देंगे, n की वैल्यू 120f अपॉन p आएगा आपका ये वैल्यू। अभी एक ही कंडक्टर की बात है, और यदि अब माना जाए कि इसमें Z कंडक्टर हो, ठीक है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो, तो Z कंडक्टर के लिए कितना होगा? तो ये तो एक कंडक्टर के लिए था इतना, अब Z कंडक्टर के लिए कितना होगा? तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। आपको पता है कि Z कंडक्टर में 2 टर्मिनल होते हैं, ऐसे 2, ये 1 और ये 2, इस वजह से यहाँ पे 2t रख सकते हैं इसको, तो 2t यहाँ पे रखेंगे तो 4πft वोल्ट हो जाएगा। और ये कौन सी वैल्यू है? आपके EMF की वैल्यू है, एवरेज EMF। ठीक है दोस्तों, ये एवरेज EMF निकला है। ठीक, और हमें पता है कि जो जनरेट होता है वो एवरेज EMF नहीं होता, वो क्या होता है? RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ये
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, ये होता है। और आपको पता है कि फॉर्म फैक्टर के एफ, जिसे क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर, ठीक है दोस्तों। फॉर्म फैक्टर के एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो ईएमएफ ऑफ आरएमएस और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक, ये हो गया। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू ई आरएमएस अपॉन ई एवरेज। आपको पता है एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू दिया है तो अगर हम फॉर्म फैक्टर से गुणा कर देते हैं तो आरएमएस मिल जाएगा। और अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11, ये फैक्ट वैल्यू है। तो ई आरएमएस इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू ई एवरेज, ठीक है। और ये हो जाएगा 1.11 इंटू एवरेज की वैल्यू क्या है 4,5 तो ये वैल्यू क्या कितना आ जाएगी दोस्तों 4.445 यानी ई आर एम एस इज इक्वल टू 4.445 ये आरएमएस की वैल्यू आ गई। अब आरएमएस की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आप इंडक्शन मोटर में पढ़े होंगे कि अगर मशीन में हार्मोनिक्स आती है तो हार्मोनिक्स को कम करने के लिए हम कौन से प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग आपकी आती है, एक नजर इसे वाइंडिंग को समझा देते हैं। यहां की चीज एक बार रिवीजन करके फिर समझाते हैं क्योंकि इसे मिटाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने ईएमएफ जो जनरेट किया था वो सिंगल के लिए, सिंगल कंडक्टर के लिए आपका आएगा d∅dt जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2πf, ठीक। जेड कंडक्टर के लिए तो जेड कंडक्टर के लिए अगर एक कंडक्टर के लिए इतना है तो जेड कंडक्टर के लिए तो जेड की मल्टीप्लाई कर देंगे। जेड की वैल्यू होती है 2t क्योंकि वाइंडिंग के दो किनारे होते हैं तो 2 × t हो जाएगा 4πft। आपको पता चला कि ये एवरेज वैल्यू है, जबकि हमारे अल्टरनेटर में प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस निकालने के लिए हमें पता है कि एवरेज दिया है, आरएमएस निकालना है और इन दोनों में रेशियो एक है, कौन सा, फॉर्म फैक्टर, जिसकी वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट के लिए 1.11 होती है, ठीक। तो ये वैल्यू हमें फैक्ट पॉइंट पहले से ही पता है क्योंकि ये फैक्ट पॉइंट है और ये इतना ही प्राप्त होता है, कैलकुलेटिव वैल्यू है। हम एवरेज वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज वैल्यू ये प्राप्त हुआ है, इसमें 1.11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई आरएमएस मिल जाएगा। ई आरएमएस इज इक्वल टू के एफ इंटू ई एवरेज 1.11 इंटू 4πft तो हो जाएगा 4.445 ये आरएमएस वैल्यू निकल गया है। लेकिन अब इसे याद रखिएगा, अब इसे इरेज कर रहे हैं ये, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ईएमएफ जो कि आरएमएस वैल्यू है वो कितनी मिली 4.445 वोल्ट, ठीक है। अब बाइंडिंग आपको पता है कि बाइंडिंग में एक नॉर्थ पोल होगा, मान लीजिए स्टेटर का, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। कंडक्टर आपका नॉर्थ पोल से निकल करके और साउथ पोल के दूसरा कंडक्टर का सीधा जाएगा, ऐसा अगर अरेंजमेंट है। ये स्लॉट होते हैं, स्लॉट बने रहते हैं, इस स्लॉट के बीच में ही मान लीजिए यहां से कंडक्टर का गया स्टेटर का, यहां से होते हुए और दूसरा सिरा यहां से निकला, जो कि हम बता रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल, यहाँ पे 4 पोल है तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, बता रहे हैं। देखिए ये रहा, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, कंडक्टर यहां से गया वाइंड होने के लिए और साउथ पोल से यहां निकल आया। लेकिन ये वाइंडिंग करने पे, जिसे फुल पिच बाइंडिंग कहते हैं, जितना उसका पिच यानी दूरी निर्धारित किया गया है वाइंडिंग के पहले कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर के बीच में, अगर वैसे ही वाइंडिंग की जाए तो उसे कहते हैं फुल पिच बाइंडिंग। यानी नॉर्थ पोल के नीचे जो कंडक्टर आएगा उसे हमने कर दिया, साउथ पोल के नीचे जो कंडक्टर आएगा उसे हमने कर दिया। तो ये जो निर्धारित दूरी है, दूरी मतलब पिच, पिच मतलब एक पोल से दूसरे दूसरे पोल के बीच की दूरी, अगर उतना ही करते हैं तो वो आपका आएगा फुल पिच। क्या आएगा, फुल पिच। लेकिन जो हार्मोनिक्स आती है यानी अलग फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ अगर जनरेट होने लगता है मशीन में, उसे दूर करने के लिए मशीन की वाइंडिंग जो है वो फुल पिच ना करके शॉर्ट पिच करते हैं। शॉर्ट पिच का मतलब कि जितना निर्धारित दूरी है उस स्लॉट में ना करके
बीच के किसी अन्य स्लॉट से कंडक्टर को निकाल देना। देखिए ये कंडक्टर वहां से ना जाके यहां से बाइंड हो जाएगा, यानी जो यहां से होकर के इस स्लॉट में जाना चाहिए था, इस स्लॉट में आना चाहिए था, वो यहां से ना जाकर के ये इसके स्लॉट से पहले ही चला आएगा। ठीक है, निर्धारित स्लॉट से पहले ही अगर कर देते हैं तो ये बाइंडिंग कहलाती है शॉर्ट पिच बाइंडिंग। तो अगर ईएमएफ मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे इतनी दूरी में ईएमएफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा था, तो अगर हम पहले ही कर दें तो वोल्टेज की वैल्यू मान लीजिए 0.8 आती है, तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 0.8 से करना पड़ेगा। इसी वजह से हमारा ये तो फुल पिच वाइंडिंग के लिए ईएमएफ है, लेकिन अगर वाइंडिंग हमारी फुल पिच ना हो करके शॉर्ट पिच होती है तो इस वजह से यहां पे हमारा ईआरएमएस निकाला जाता है 4.44 kpkd 5ft। kpkd क्या है? ये आपका पिच फैक्टर है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। अब पिच फैक्टर क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, जस्ट इसकी बात आप यहाँ पे ईएमएफ देख ही चुके हो। यहाँ पे अगर पिच की बाइंडिंग यानी आपकी बाइंडिंग का जो कंडक्टर है वो सेम पिच में, फुल पिच में ना होकर के शॉर्ट पिच में होता है, ऐसे में इसकी पिच शॉर्ट होने की वजह से दो फैक्टर आते हैं, आपका पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। ये आपका ईएमएफ का इक्वेशन हो गया। अब हमारा ये दोनों टॉपिक क्या है, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, ये टॉपिक आपको अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। वहां पे चीजें समझाया जाएगा कि पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, वो वहां पे समझ में आ जाएंगी चीजें। फिलहाल में इस चैप्टर में इस लेक्चर में इसका कंस्ट्रक्शन अल्टरनेटर का और आपका जो पिछला अगला जो टॉपिक है वो ईएमएफ इक्वेशन, दो चीजें समझ में आ गई हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास को आप इसके पीडीएफ से जाकर के, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीएल एकेडमी का, वहां से आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करिए और वहां पे आप इसका पीडीएफ ले करके इसे नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ, हर एक टॉपिक को आराम से क्लियर करिए। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।